यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, ये कौन लड़ा रहा है इसको, ये बताइए। क्या ये आपस में वाकई में लड़ रहे हैं या somebody else is fighting? तो अपन जैसे देखते हैं कि हम कचौड़ी बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, पूड़ियाँ बना रहे हैं, तेल में बना रहे हैं, घी में बना रहे हैं, पानी में क्यों नहीं बना सकते। चलिए मान लीजिए भारत जो है पाकिस्तान को जो मिलने वाले पानी है उसमें अगर किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस करता है तो चीन भी तो हमारे ब्रह्मपुत्र को रोक सकता है। आपको लगता है चीन ऐसा करेगा? इच्छा मृत्यु के बारे में आपने सुना है और क्या जानते हैं इसको? May I come in, sir? प्लीज कमन, Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। Thank you, sir. एक संक्षिप्त परिचय दें आप, बिना अपना नाम बताए। Yes. सर मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी अलवर ज़िले से ही पूर्ण की है। उसके बाद सर ग्रेजुएशन के तौर पर मैंने राजऋषि कॉलेज अलवर से बीएससी किया है। अक्टूबर 2023 से सर मैं अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ गणित विज्ञान संकाय में। क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना सर मेरी हॉबी है। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं करंटली टीचर हूँ सर, अभी अध्यापक। टीचर हैं आप? यस सर। और किस क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? सर मैं ग्रेड 3 में हूँ और मैं कक्षा 6, 7, 8 को साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ सर। साइंस और मैथ्स? यस सर। कुछ एकेडमिक्स की बात करें? यस सर। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में? सर मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है सर, बेटर लगती फिजिक्स बेस्ट लगता है। ओके फाइन। एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। है। यस सर। अगर मैं आपको एक कॉन्वेक्स लेंस देके धूप में खड़ा कर दूं, यस सर। ओके, तो आप मुझे अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ दिखा सकते हो उसकी? सॉरी सर, मैं अभी इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, केमिस्ट्री। यस सर। केमिस्ट्री में सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? सर सबसे रिएक्टिव एलिमेंट, या चलिए अपन ये सर मानते हैं, I'll give you an easy one. कार्बन जो है यस सर। ये किंग ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। यस व्हाई? सर एक तो क्या है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है सर। तो मतलब कार्बन के जो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है सर। इसके कारण उसके पास ज़्यादा जो तत्व होते हैं उनके साथ में बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। सेकंड सर, कार्बन में एक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है सर, जिसके कारण वो लंबी चेन बना सकता है। तो यही सर का वजह है कि हार्डेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है? सर हीरा है सर, डायमंड। गुड। और ल्यूब्रिकेंट भी है, सॉफ्ट भी है और ल्यूब्रिकेंट भी है, कार्बन का ही एक फॉर्म, कौन सा होता है? सर सॉफ्ट ग्रेफाइट सर। यस करेक्ट। नैनो फॉर्म के अंदर कार्बन जो है बहुत ही अलग प्रॉपर्टीज बताता है, ऐसा क्यों? सॉरी सर, वही इसको नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये तो हो गया कार्बन का, है ना। एक चीज मुझे बताएं, अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि झोपड़ी के अंदर एक परिवार सोया, ठंड है इसलिए सिगड़ी अंदर जला लेते हैं, यस सर, है ना। और सुबह कई बार न्यूज ये आती है कि वह मृत पाए गए, ऐसा क्यों होता है? सर उसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है उसका अपूर्ण दहन होता है सर, पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है सर, जो कि एक दम घोटू कारक होती है, जिसकी वजह से दम घुटने से मृत्यु हो जाती है सर। करेक्ट। मॉडर्न टाइम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं अखबार वगैरह? हाँ यस सर। चलिए, और इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ध्यान रखते हैं आप, इंटरेस्ट है? यस सर, पढ़ता हूँ। ओके चलिए, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, ये कौन लड़ा रहा है इसको, ये बताइए। क्या ये आपस में वाकई में लड़ रहे हैं या somebody else is fighting on? सर रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है सर, उसके अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखें तो यूक्रेन जो है वो रशिया से एक यूएसएसआर के विघटन के बाद में अलग हुआ है, तो सर उन दोनों के बीच में उसको लेकर एक राइवलरी है। सेकंड सर ये है कि यूक्रेन जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इस कारण वो सर एक नाटो अलायंस में शामिल होना चाहता है बार बार, और सर वो अगर नाटो में शामिल होगा तो उससे नाटो का विस्तार रशिया के बहुत बॉर्डर के नज़दीक तक हो जाएगा। रशिया इस वाली सुरक्षा से चिंतित है सर। थर्ड सर ये है कि जो रशिया है उसमें सर उनके जो वो पेनिनसुला का सर नाम याद नहीं कर पा रहा मैं, उसको पेनिनसुला पर उन्होंने अटैक, क्रीमिया पेनिनसुला सर, उस पर अटैक कर लिया है, उस पर आक्रमण कर लिया, जिससे
यूक्रेन का जो काफ़ी रिच मिनरल वाला जो एरिया था सर, वो उनके पास चला गया है। तो सर ये कुछ कारण है जिनकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। नेटो क्या है? सर नेटो जो है वो नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में बना था। इसमें सर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज आपस में सम्मिलित हैं सर। और इसमें एक बेसिक बात ये है कि इन कंट्रीज ने ये माना है कि अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है तो उसको सामूहिक रूप से सभी कंट्रीज पर हमला माना जाएगा। थैंक यू। आपके पास, आपने कहा आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, हाँ यस। तो अपन जैसे देखते हैं कि हम कचौड़ी बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, पूड़ियाँ बना रहे हैं, तेल में बना रहे हैं, घी में बना रहे हैं, पानी में क्यों नहीं बना सकते? सॉरी मैं उसका एग्जैक्ट कारण मैं सोच नहीं पा रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं दाल बना रही हूँ यहाँ पर प्रेशर कुकर में, और यही अगर मैं माउंटेन्स के ऊपर हूँ, तो क्या डिफरेंस रहेगा? वो जल्दी बनेगी, लेट बनेगी? सर मैम अगर माउंटेन्स पे जाएंगे तो दाल लेट बनेगी। क्यों? उसका कारण ये है कि मैम जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय दाब होता है वो लगातार कम होता है मैम। और वायुमंडलीय दाब का सीधा संबंध मैम बॉइलिंग पॉइंट से होता है, क्वथनांक से। तो जैसे ही मैम अगर दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो जैसे अगर जो दाल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकती वो अब लगभग 90 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकेगी, तो उसको कम हीट मिल रही है मैम, तो उसकी वजह से उसको टाइम बढ़ जाएगा कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा दाल। ठीक है। एक जैसे अपन पोछा लगाते हैं रूम में कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा पंखा चालू कर देते हैं, यस मैम। क्या रीजन है उसका? मैम मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैम शायद इसका रीज़न ये होता है कि जो उससे जो गीलापन हुआ है वो हवा के माध्यम से उड़ जाएगा, तो शायद वेपराइजेशन, इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता है। ठीक है। आप स्कूल में टीचर हैं, जी मैम। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, यस कोई बता सकते हैं आप शिक्षा विभाग की योजनाएं? मैम अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की योजनाओं की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से जैसे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। सेकंड एक मैम स्टार्स योजना चल रही है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, जिसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनको एनईपी के अनुकूल बनाया जा सके। इसके अलावा एक निपुण अभियान चल रहा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर लर्निंग। तो मैम इसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा मैम पीएम श्री स्कूल चल रही है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग। आपके आसपास कोई पीएम श्री स्कूल बन रहा है? मैम हमारे देखा है आसपास आपने? पंचायत में तो नहीं है, लेकिन मैम हमारे ब्लॉक लेवल पे एक स्कूल बना है। जैसे कि महात्मा गांधी स्कूल है और विवेकानंद स्कूल है, ठीक है, तो महात्मा गांधी स्कूल टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हाँ जी। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले जब अपन पेपर में पढ़ रहे थे कि स्टाफ ही नहीं है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके, तो क्या इस तरह की गवर्नमेंट योजनाएं तो चला देती है, पर इनका इम्प्लीमेंटेशन जब अपन ग्राउंड लेवल पे जाके देख रहे हैं यस मैम। तो इम्प्लीमेंटेशन इन चीजों का हो नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसे में पीएम श्री, महात्मा गांधी, इस तरह की जो ये स्कूल्स जो इंफ्रा वगैरह ये सब चीजें डेवलप कर रहे हैं, जी। क्या इन सब चीजों की रेलेवेंस है कुछ? मैम जब सरकार ने महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का जब प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों का बच्चा जो है वो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा गांव में अचीव कर ले, उसको उसके लिए वो आर्थिक तंगी महसूस ना करे कि उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मैम इसके पीछे जो सबसे बड़ी दिक्कत वो है मैम कि एक तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, और सडनली मैम इस तरह का जो प्लान आया तो उनका बैकग्राउंड बहुत कमजोर था, तो वो उसको अडेप्ट करने में उनको टाइम लग गया। सेकेंड मैम ये है कि इसमें ऐसा किया गया था कि अध्यापकों के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं ली गई थी, अध्यापकों को केवल एक इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्ट करके और महात्मा गांधी स्कूल्स में अपॉइंट किया गया था, जिसकी वजह से मैम उनका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो उतना कुशलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया। तीसरा मैम एक कारण ये है कि गवर्नमेंट में जो ये महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी इनमें पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव था जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए चाहिए। तो मैम ऐसे में अब ये किया जा सकता है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और जहाँ अध्यापकों को कुशल प्रशिक्षण नहीं है वहाँ मैम उन स्कूलों को या तो पास वाली किसी महात्मा गांधी स्कूल में मर्ज कर दिया जाए, या फिर बच्चों को अगर वास्तव में बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के इच्छुक हैं तो ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी योजनाओं का सहारा लेकर हम उनको विवेकानंद मॉडल स्कूल में भेज सकते हैं। फिर तो डिफरेंस क्या रहेगा? महात्मा गांधी स्कूल का रेलेवेंस ही नहीं रहा ना कुछ। नहीं मैम ऐसा नहीं है, जहाँ पे नामांकन ज़्यादा है, जैसे मेरे पंचायत में जो महात्मा गांधी स्कूल है मैम उसमें नामांकन अच्छा है और टीचर्स भी अब थोड़े ट्रेन है, और उन्होंने मैम गवर्नमेंट ने इसमें ये भी किया है कि जैसे जो कुछ टीचर ऐसे हैं जो परंपरागत जो टीचर हैं वो अगर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो संविदा पर कुछ टीचर को अपॉइंट कर लिया है, तो वो बेटर तरीके से कर पा रहे हैं मैम। और अभी ये एक लंबा प्रयास है क्योंकि आपके वहाँ पे आप 6, 7, 8 को पढ़ाते हैं, अगर अपन स्टूडेंट्स देखें तो फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है रेशियो अप्रोक्सीमेटली? और मैम हमारी जो स्कूल है उसमें लगभग 80% रेशियो फीमेल्स का ही है।
80% फीमेल्स। यस मैम। क्या ड्रॉप आउट देखने को मिला है प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर जाते हुए? मैम जनरली क्या है कि हमारे पंचायत में जो मैं जिस गांव में पोस्टेड हूँ उसमें वही स्कूल है, तो जनरली जो बच्चे क्लास 1 में एडमिट होते हैं वो 8वीं तक लगभग वही है, तो वहाँ ड्रॉप आउट रेशियो लगभग ना के बराबर है। ज्यादातर देखा जाता है कि 6, 7, 8 के अंदर लड़कियां जो है वो ड्रॉप आउट हो जाती है या 8th के बाद। क्या कारण है इसके मुख्य? मैम जैसे अधिकांश छोटे गांवों में ये स्थिति है कि कक्षा 8 के बाद में बड़ी स्कूल नहीं है कोई भी, तो उनको बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, तो वो जो डिस्टेंस होती है उसकी वजह से पेरेंट्स कई बार बच्चे को पढ़ाने में इतनी रुचि नहीं दिखाते। सेकंड मैम एक ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है कि अभी भी एक धारणा विद्यमान है कि लड़कियों को एक एवरेज स्तर तक ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको वो एसेट के स्थान पर एक लाइबिलिटी समझते हैं, तो वो मानते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उनको मिल जाए उतना ही पर्याप्त है। थर्ड एक मैम ये है कि गाँवों में अभी भी ये है कि बाल विवाह या तो कहीं कहीं प्रचलन में है, या बाल विवाह अगर प्रचलन में नहीं है तो जस्ट विवाह की जो योग आयु हुई है वहीं तक विवाह कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाइयाँ अवरुद्ध हो जाती है। अब जैसे आप बाल विवाह के बारे में बता रहे हैं, आप टीचर हैं, आपको पता चलता है आपके स्कूल के अंदर कोई बच्ची है और उसकी बाल विवाह करने वाले हैं, अभी आखा तीज भी है, ठीक है, इस पे बाल विवाह वैसे भी ज्यादा होते हैं। यस मैम। अब आप इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैम सबसे पहले तो एक काम ये किया जा सकता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने जिस तरह का इस तरह का अगर विचार कर रखा है, तो एक बार मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके पास जाऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा, उनको ये बताऊंगा कि राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका अगर आपने बाल विवाह कर दिया तो उनका लाभ लेने से आप वंचित रह जाओगे। इसको आप किसी भी तरह लाइबिलिटी मत समझो, सरकार ने इनके लिए एजुकेशन, हेल्थ सब में योजनाएं चला रखी हैं, तो आप इनको बोझ मत समझो। सेकंड में ये कि अगर वो मेरी बात नहीं मानते हैं तो फिर वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या वहाँ के जो और जो सक्षम लोग, मान लीजिए वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो शादी कर रहे हैं, तो मैम उस स्थिति में हम ये करेंगे कि चूंकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 काम करता है इसके लिए, तो हम स्थानीय पुलिस कर्मचारी जो हैं उनको इसके बारे में सूचित करेंगे, और मैम फिर वो जो बच्चे हैं ये बाल विवाह जो है उसको रुकवाएंगे किसी भी तरह से, और बच्चे जो हैं उनको आर्थिक और शैक्षणिक पुनर्वास प्रदान करेंगे ताकि वो अपने रेगुलर दिनचर्या में आ सके। अभी हाल ही में कश्मीर में एक काफ़ी दुखद घटना देखने को मिली और ऐसी घटनाएं कश्मीर में होती रहती हैं। यस। तो कश्मीर में घुसपैठ के पीछे मेन रीजंस क्या क्या हैं? सर सबसे पहला एक अगर अपन देखें तो जो हमारा बॉर्डर है सर, उस पर सर जितने आर्मी पर्सनल तैनात होने चाहिए उतने तैनात नहीं है। अभी जैसे एक रिपोर्ट भी आई है सर, उसमें बताया कि अभी 3 लाख आर्मी पर्सनल्स की कमी है इंडिया में जितने होने चाहिए। सेकंड सर एक ये कि हमने जो बॉर्डर बनाया हुआ है पाकिस्तान के साथ, इतना क्रूशियल बॉर्डर है, उसके बावजूद सर फेंसिंग का अभाव है वहाँ पे, तो घुसपैठ की समस्याएं बढ़ती हैं। तीसरा सर ये कि अभी हमने पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया वहाँ पे, जैसे हम रडार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, स्मार्ट फेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं, थर्मल इमेजिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी सहायता से इसको रोका जा सकता है। चौथा ऐसा है कि सर जो बॉर्डर से सटे हुए कुछ एरिया हैं उनमें कुछ स्थानीय लोग भी ऐसे हैं जो जनरली इन लोगों को प्रश्रय प्रदान करते हैं अपने पास, तो ऐसे लोगों के ऊपर एक हम सख्त कार्रवाई करें ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके सर। बढ़िया। अभी भारत की तरफ से क्या क्या स्टेप्स उठाए गए? सर अभी ये आतंकवादी हमले के बाद, हाँ, इसके बाद भारत ने क्या क्या निर्णय लिए? हाँ सर, इस आतंकवादी हमले के बाद एक तो हमने जो हमारी जो 1960 की जो सिंधु वाटर ट्रीटी थी उसको भी हमने होल्ड कर दिया है, मतलब कुछ टाइम के लिए, कि अब हम उसका पालना नहीं करेंगे। सेकंड ये कि सर हमारे जो भी तीनों आर्मीज के जो भी पर्सनल्स जो तैनात थे पाकिस्तान के उच्चायोग में उनको हमने वापस बुला लिया है, और सेम हमने यहाँ पे किया है, पाकिस्तान के उच्चायोग के जो लोग थे उनको वापस हमने वहाँ भेज दिया है सर। इसके अलावा सर हमने जो हमारा अटारी बागा बॉर्डर है उस पर से जो एंट्री होती है उसको भी हमने बंद कर दिया है सर। एक बिंदु और है, मैं अभी रिकॉल कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने कैसे रिटेलिएट किया? यस सर, पाकिस्तान ने इसके प्रत्युत्तर में एक तो ये बोला है कि इंडिया के साथ में वो अपने सारे जो ट्रेड्स हैं वो खत्म करेंगे। सेकंड सर उन्होंने बोला कि एक शिमला एग्रीमेंट है हमारा 1971 के वॉर का बाद का, उसको भी सर उन्होंने मना कर दिया कि उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है। इंडिया के बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशंस हैं? सर भारत की तरफ से तो अगर हम देखें तो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और गुजरात डॉक्ट्रिन के हिसाब से हमने हमारे संबंध बांग्लादेश के साथ हमेशा अच्छे रखे हैं, उनको पर्याप्त सहयोग पहुंचाया है। लेकिन पिछले कुछ समय से सर बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसके बाद से सर बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ी इंडिया के अगेंस्ट है। तो उसमें सर ये हो रहा है कि जैसे अभी बांग्लादेश का चाइना के साथ थोड़ी क्लोजनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से सर इंडिया को थोड़ा सा उनके साथ रिश्ते जो हैं वो इनबैलेंस हो रहे हैं। चलिए, मान लीजिए भारत जो है पाकिस्तान को जो मिलने वाले पानी है उसमें अगर किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस करता है तो चीन भी तो हमारे ब्रह्मपुत्र को रोक सकता है। आपको लगता है चीन ऐसा करेगा? सर मुझे लगता है कि हमारे पास पाकिस्तान के साथ ट्रीटी तोड़ने का एक पर्याप्त कारण मौजूद है सर, क्योंकि ये जो ट्रीटी थी ये भारत की तरफ से एक ऐसी ट्रीटी मानी जाती है सर इतिहास में जो भारत ने काफी उदारता के साथ पेश की है इस ट्रीटी को,
लेकिन सर और अभी पाकिस्तान के इतने सारे वॉर हुए थे, उनके बावजूद हमने इस ट्रीटी को पोस्टपोन नहीं किया था। अगर अब हमने पोस्टपोन किया तो हमारे पास ठोस वजह मौजूद है। लेकिन सर चाइना के पास मुझे लगता है भी इसकी कोई एक ठोस वजह नहीं है कि वो हमारी ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रीटी को डैमेज पर करेगा। ऐसी कोई ट्रीटी है ही नहीं ना हमारी चाइना के साथ। तो चाइना तो जब चाहे तब वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक सकता है। कोई ट्रीटी है हमारी चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र को या ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर? सॉरी सर, मुझे भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, अगर मान लो रोक देता है चाइना तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आगे, अगर चीन ने सर पानी अगर रोकता है तो मुझे लगता है सर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें सर पानी की काफ़ी समस्या होगी। और इसके अलावा सर वहाँ पे कई जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है उन पर भी सर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, भारत के कुछ नेवल वेसल्स के नाम बताएं आप, जो हमारे वॉरशिप्स हैं उनके नाम बताएं। यस सर। सर एक तो INS विक्रांत है। सॉरी सर, मैं ये रिकॉल सबमरीन्स के नाम बताएं भारत की। सर पनडुब्बी। हाँ, पनडुब्बियों के नाम। यस सर। एक सर अरिहंत पनडुब्बी है और एक सर K-16 सागरिका एक पनडुब्बी है। और सर अरिहंत कैसी पनडुब्बी है? सर मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी अच्छा, नहीं कोई है नहीं, सर। टैंक्स के नाम बताएं कुछ भारत के, कोई फेमस टैंक्स हैं या तोपें सर वगैरह मैं हैं? अभी 2 टैंक्स रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक अर्जुन और एक भीम करके 2 टैंक है सर हमारे पास। बढ़िया। DRDO ने पिछले 10-15 साल में कोई नई टेक्नोलॉजीज विकसित की हो जो आप बता सकते हो कि भाई हमारे डिफेंस सेक्टर में DRDO का ये कंट्रीब्यूशन रहा है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई दिक्कत नहीं। एक ये S400 सिस्टम होता है ना, S400, यस सर। क्या है ये, किस तरह का सिस्टम है? सर ये हमने जो S-400 सिस्टम है ये रसिया से हमने खरीदा है सर। ये हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि सर अगर 400 किलोमीटर की रेंज से कोई भी किसी भी तरह का कोई ड्रोन हो या कोई भी यान हो या कोई भी मिसाइल हो जो हमें खतरा पहुंचा सकती है तो उसको सर ये तुरंत डिटेक्ट करता है और उस पर हमला करके उसको नष्ट कर देता है सर। ठीक है सर। चलिए, माहौल को लाइट करने के लिए एक सीरियस सब्जेक्ट करते हैं। यस अंग्रेजी का एक शब्द है यूथनेशिया, जिसको कि हिंदी में इच्छा मृत्यु बोलते हैं। यस सर। इच्छा मृत्यु के बारे में आपने सुना है और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर जिस प्रकार आर्टिकल 21 में जीवन मतलब जीने का जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर भी बात चली थी कि क्या मृत्यु का अधिकार भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है क्या। इस पर सर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था। मैं सर केस का नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति इतनी खराब है कि वो व्यक्ति अब आगे सर्वाइव नहीं कर सकता या फिर उसकी सर वृद्धावस्था है और वो बीमारी से ग्रसित है और अब बहुत तकलीफ उसको हो रही है सर, तो वो तो इच्छा मृत्यु धारण कर सकता है। परंतु सर इच्छा मृत्यु होने का आशय ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे IPC में आत्महत्या जो है उसको भी एक अपराध माना गया है सर। तो सर मैं इसके बारे में ये रिकॉल कर पा रहा हूँ। क्या किसी कंट्री में ये यूथनेशिया लीगल है? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। तो इसके साथ तो और कौन कौन से इश्यूज जुड़े हुए? लास्ट क्वेश्चन मेरा आपका ये सर मैं मतलब किस रेस्पेक्ट में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, सॉरी। मतलब ये इश्यूज भी जुड़े हुए हैं कि नहीं इसके साथ में? यस सर, जुड़े हुए हैं। ये पूछा था। थैंक यू वेरी मच, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर।